हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है, यानी कि जो प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा होती है संपूर्ण शिक्षा का मूल आधार होती है, यानी कि एक तरह से जड़ होती है या नींव होती है। इसे सुव्यवस्थित तथा प्रभावी बनाकर ही अन्य क्रमिक स्तरों को प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस मकान की नींव मजबूत होती है वह मकान ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो इसी प्रकार जब बच्चे की जड़ मजबूत होती है तो उसकी जो है कैरियर की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य सरकारों को यह दायित्व दिया कि वे संविधान लागू होने के 10 सालों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। संविधान के भाग 4 में वर्णित, यानी कि संविधान का जो भाग 4 है, 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण की व्यवस्था की गई। देश की बदलती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नी कृष्णम बनाम भारत संघ में न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों से, यानी कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय किए गए थे, प्रभावित होकर हमारी संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया और प्राथमिक शिक्षा के यानी कि अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष, ये याद रखनी है बात, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 45 का के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्राथमिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में वर्णित शिक्षा के मौलिक अधिकार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क, यानी कि जो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है कोई बिना फीस के, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। बच्चों को 8वीं तक की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह के शुल्क या खर्च नहीं देने होंगे। 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय में ना पढ़ रहे बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो आयु है कक्षा के लायक उसमें एडमिशन ले सकते हैं। निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालयों में पड़ोस से के वंचित बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित होगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। ये प्राधिकारी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि तय करते समय जिन बातों पर ध्यान देगा वे इस प्रकार से हैं। यहाँ सबसे पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं संविधान में निहित मूल्यों जैसे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, भागीदारी, समानता, इनसे जो है अनुरूपता यानी कि समानता, एक तरह से ये कह सकते हैं। और बच्चे का समग्रता में विकास, यानी कि चहुमुखी कह सकते हैं विकास। बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास,
शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, बाल केंद्रित और सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से समझ विकसित करना, जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो, बच्चे को भय, सदमा और चिंता आदि से मुक्त बनाना। भयभीत वातावरण कहने का तात्पर्य ये है नहीं होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने का, और किसी प्रकार की चिंता और सदमा भी नहीं बच्चे को लगना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए और उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना। बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप को प्रारूप पर जो है प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा जब तक कि वह 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी ना कर ले। विद्यालय में अभिभावकों की अगुवाई में विद्यालय प्रबंध समिति होगी जो विद्यालय की निगरानी करेगी। विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी। ये समिति खर्चों की निगरानी करेगी। राज्य सरकार को 6 माह के अंदर विद्यालयों में 30 से 40 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग प्राधिकारी गठित होगा तथा यह शिक्षा अधिकार हनन की शिकायतों की जांच करने का कार्य करेगा। प्रत्येक वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 कार्य दिवस यानी कि 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 220 कार्य दिवस यानी कि 1000 शैक्षणिक घंटे की पढ़ाई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे शिक्षकों की बदलती भूमिका एवं दायित्व। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर RTE 2009। शिक्षक अपना दायित्व सही ढंग से पूर्ण कर सकें, इसके लिए जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त किसी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य तरीके से जनगणना में जब टीचर लग जाते हैं या अन्य कार्यों में लग जाते हैं तो क्या है पढ़ाई में व्यवधान होता है, लेकिन फिर भी आपदा राहत कार्य आदि में तो उनका लगना अनिवार्य हो जाता है। चुनाव आदि में अब तो जनगणना में भी कमी कर दी है इनको लगाए जाने में। शिक्षक अपने को ज्ञान का स्रोत न समझे वरन वह एक सुगम करता है और बच्चा सक्रिय RTE 2009 ग्रहण करता है। शिक्षक ये ध्यान रखे कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं पृथक पृथक क्षमता होती है, यानी कि कोई 2 बालक एक जैसे नहीं होते हैं, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। शिक्षक शिक्षार्थी को सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में स्वीकार करे। प्रत्येक बच्चे को परिवेशीय विशिष्टता व अनुभव को मान्यता देना, निर्देश के स्थान पर अवलोकन, प्रयोग तथा गतिविधियों को प्राथमिकता देना, विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करना तथा बच्चों को निजी ट्यूशन के लिए बाध्य न करना, प्रत्येक बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया है या शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण कार्य करना, बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित या उत्पीड़ित ना किया जाना, कक्षा में भय रहित रोचक व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाए रखना, माता पिता व संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना तथा उनके बच्चों की प्रगति और कमियों की जानकारी देना। इसी के साथ हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए सभी बच्चों को शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोषाहार वितरण योजना, मध्याह्न भोजन। पोषाहार वितरण
भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यालयों को जिनकी उपस्थिति 80% है, उन्हें हर महीने 3 किलो गेहूं या चावल दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन बाद में 1 सितंबर 2004 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। योजना की सफलता को देखते हुए अक्टूबर 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसे लागू किया गया। सरकार का यही प्रयास है कि भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो, और ये योजना आज भी प्राथमिक विद्यालयों में सुचारू रूप से गतिमान यानी कि एक तरह से गतिविधि में चल रही है या गतिमान है। अब हम इसी के बाद देखेंगे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। 1992 की संशोधित कार्य योजना के आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP 1997 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना तथा समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना था। वर्तमान समय में स्कूलों की संख्या में वृद्धि होना तथा नामांकन GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात का बढ़ना, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता इस कार्यक्रम की सफलता का सूचक है। इस परियोजना के 3 प्रमुख पक्ष हैं: भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार। इसी के साथ अब हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सुस्पष्ट व समयबद्ध राष्ट्रीय प्रयास के रूप में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का नाम लिया जा सकता है, जो विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र से प्रेरित था। यह एक केंद्र पूर्व निर्धारित योजना है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय सहयोग से राज्यों में संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य यहाँ पर हम देखेंगे 2003 तक सभी बच्चों का औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय आदि में नामांकन। नेक्स्ट हम देखेंगे 2007 तक सभी बच्चों या सभी बच्चे कक्षा 5 तक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी कक्षाएं 8 तक की यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें। संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, जेंडर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करना, 100% ठहराव 2010 तक सुनिश्चित करना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी विद्यालय। ये बालिका विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। कस्तूरबा विद्यालय या कहें कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का शुभारंभ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अक्टूबर 2004 में किया गया। इस योजना में विशेषकर शाला त्यागी, अन्य पिछड़ा वर्ग, शाला त्यागी से तात्पर्य है जो विद्यालय छोड़ दिया है जिन्होंने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय की 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए आवासीय निःशुल्क शिक्षा, भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इस योजना में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालयी सुविधाओं की मॉनिटरिंग डाइट प्राचार्य द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे इसके लागू करने के क्षेत्र। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, लैंगिक अंतराल औसत से अधिक है। और इसके उद्देश्य देखेंगे हम। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य अपवंचित वर्ग की बालिकाओं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
अब हम आगे देख रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF। जीवन की प्राथमिक अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया में नई नई चीज़ों की खोज करने अथवा उनसे आनंद प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा को पोषण मिले, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनकी शांत हों, उनको ऐसे अनुभव मिले जो उनकी विवेक क्षमता को बढ़ाएं एवं एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएं। बाल केंद्रित शैक्षिक संकल्पना को मूर्त रूप देने का सबसे सशक्त माध्यम है पाठ्यचर्या। इसलिए पाठ्यचर्या में बच्चों के अनुभव, उनके स्तरों तथा उनकी सक्रिय सहभागिता की वरीयता दी जानी चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अस्तित्व में आई, जिसमें पाठ्यचर्या निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटने के बल पद्धति से छुटकारा दिलाना, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर बच्चों के चहुमुखी विकास की ओर उन्मुख हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। NCF 2005 में 4 पाठ्यचर्या क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें है काम, दूसरा है कला, कार्य के अलावा कला व पारंपरिक दस्तकारियाँ, और तीसरा पॉइंट इसमें है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, और चौथा पॉइंट है शांति के लिए शिक्षा। NCF 2005 अध्याय 1 में दिया गया है परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। अध्याय 2 में सीखना और ज्ञान में ज्ञान की प्रकृति और बच्चों में सीखने की क्षमता पर चर्चा की गई है। अध्याय 3 में पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में उन सुझावों के सैद्धांतिक आधारों का निरूपण किया गया है जो पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। अध्याय 4 में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण से या वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए विचार या प्रस्तुत किया गया है कि बच्चों के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अध्याय 5 में व्यवस्थागत सुधार में चर्चा की गई है कि सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चों की स्वयं को अभिव्यक्ति करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूली व्यवस्था में किस प्रकार के व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की ज़रूरत होगी ताकि बच्चा कक्षा के अनुभवों से ज्ञान का सृजन कर सके तथा शिक्षण बच्चे को सीखने की सहज इच्छा को समृद्ध करे, ना कि ज्ञान की सूचना प्रदान करे। इसकी शिक्षण विधि देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर सारा अधिगम खेल के द्वारा या फिर गतिविधियों, पूछताछ, अन्वेषण, सामूहिक कार्य तथा व्यवहारिक रूप प्रयोग के लिए जरिए होता है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों की सक्रियता के साथ उचित एवं आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराए। पाठ्य विषयों के समक्ष बच्चों की रचनात्मकता की बलि न दी जाए। NCF 2005 में बच्चों को सीखने की गतिविधियों या विधियों के सैद्धांतिक आधार बताए गए हैं, या सीखने की जो विधियां हैं उसके सैद्धांतिक आधार दिए गए हैं। अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनः अभिमुखीकरण, विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना, ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण, पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों को पर्याप्त स्थान देना। NCF 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है। इसका मूल लक्ष्य है लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों व अभिवृत्तियों से परिपूर्ण करना
जिनसे वह समाज में सौहार्द व समरसता कायम रखते हुए समाज, राष्ट्र व विश्व के एक उत्तरदायी नागरिक बन सकें। अब यहाँ पर हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से ही संबंधित है, बाकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह है 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, या 7 से 13 वर्ष, या 5 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसकी डिटेल भी हम देख लेंगे। यहाँ पर विस्तृत समाधान है शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। RTI अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और 2010 में इसका प्रभाव आया। ये 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम कई अन्य सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है, जैसे शारीरिक दंड पर रोक और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आदि। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर RTE अधिनियम 2009 के अनुसार लघु कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक विचारधारा को जोड़ना, प्रक्रियाओं या क्रियाकलापों, खोज एवं अनुसंधान जो है किशोरों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाल स्नेही व बाल चित्र रीति में सीखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं केवल A, B और C फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर केवल B, C और D केवल A, C और D, यानी कि वैसे तो इसमें ये दे दिया है जो ऑप्शंस दिए हैं इस प्रकार से। तो इसका जो सही विकल्प आएगा A, C और D। A, C और D हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास, और इसके अलावा C क्रियाकलापों, खोज, अनुसंधान किशोरों द्वारा, बाल स्नेही और बाल चित्र रीति में सीखना। ये इसका सही आंसर है। इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत 21A का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक बच्चे को जापानी और समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, अपनी यहाँ पर आएगा। बताया प्रत्येक बच्चे को समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, यानी कि समानता प्रदान की जानी चाहिए। RTE अधिनियम की धारा 29(1) में प्रावधान है, 29(1) में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा एक स्टार्टअप अधिकार निर्धारित किया जाएगा। धारा 29(2) उन चित्रों को शामिल किया गया है इसमें जिसमें पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है, जिसे राज्यों के लिए अधिसूचित शिक्षा प्राधिकारी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें कुछ मुख्य बिंदु आ जाते हैं। संवैधानिक संविधान होना, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, बच्चे का ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करना, शारीरिक एवं मानसिक संरचना का पूर्ण रूप से विकास करना, बच्चों के लिए उपयुक्त और बाल डिजाइन के रास्ते से अलगाव, खोज और थोक के माध्यम से अधिगम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिखाया जाना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। बच्चे को भय, तनाव और चिंता से मुक्त बनाना, ये संक्षेप में है इसका डिटेल। और बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार करने में मदद करना, बच्चे की समझ और ज्ञान और उसे लागू करने की क्षमता का सतत और व्यापक आकलन किया जाना। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या अन्य सभी वैकल्पिक शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2005 में देश में प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति SMC को अधिकार दिए गए हैं।
तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हैं। संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करना और उनका रखरखाव करना, विद्यालय विकास योजना की तैयारी, सामान्य छात्रों को जिम्मेदारी देना, स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल ले जाओ, ये और या फिर एक और ऑप्शन दिया है इसमें उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसकी डिटेल है, इसका समाधान है विशेष अधिकार दिया जाना 2005 की उसमें नहीं आता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC स्कूल के कार्य में विशेषज्ञता और भागीदारी का एक रूप है। SMC का उद्देश्य स्कूल सुधार, पहलों के विकास, मूल्यांकन और आकलन में स्थानीय को सक्रिय रूप से शामिल, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के निर्देश, स्कूल विकास योजना यानी कि SDP बनाना, SDP के कार्यान्वयन की निगरानी और समर्थन करना, पर्यवेक्षण, जांच, वित्त प्रबंधन और अनुशासन प्रगति को देखना, संस्थान की नियमित उपस्थिति एवं समय पालन सुनिश्चित करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिशिक्षक यानी प्रशिक्षक जो होते हैं शिक्षक प्रशिक्षक को प्रतिबंधित तथा आकस्मिक अवकाश प्रदान करना, आश्रम भवन की व्यवस्था और उनका अवलोकन करना, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। किसके लिए बताया गया है? बच्चों को। स्कूल की ज़मीनों में शामिल हो गया जो है तो यहाँ पर जो है स्कूल की ज़मीनों में शामिल हो गया स्थान जो भी कहा जाएगा को नियमित नीलामी कर पैसा वसूल कर शिक्षा कोषागार में देना, यानी कि उसका वैसे यूज़ नहीं करना, शिक्षा का जो कोषागार होता है उसी में जमा किया जाता है। बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए नामांकित और जो है एक तरह से कार्यक्रम आयोजित करना पड़ता है विशेष रूप से। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल प्रबंधन समिति SMC द्वारा विशेषाधिकार देना स्कूल का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम 2005 प्रदान नहीं किया गया है, बाकी सारे अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार अधिगम के आकलन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक भी यानी कि होने तक किसी भी बच्चे को सीखने के किसी भी आकलन से गुजरना नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, इसमें उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि उत्तर है वह सही ऑप्शन है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले कोई भी बोर्ड परीक्षा पास जो है नहीं करनी होगी। भारत में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में यह आदेश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार है, ये दिया ही गया है। तो यहाँ पर जो है इसका यही ऑप्शन सही है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसकी और डिटेल हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। इसके प्रमुख बिंदु हैं RTE अधिनियम के अधिगम के दायरे में छात्रों की प्रगति की जांच के लिए नियमित मूल्यांकन शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उन्हें अधिगम के यानी कि सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि समग्र, सतत और व्यापक होनी चाहिए शिक्षा और छात्रों की विफलता, रुकावट या निष्कासन का कारण नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय संघर्ष कर रहे छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें यानी कि पूरी तरह से सुविधा मिल सके। अधिगम के सिद्धांतों में समरूपता और बुनियादी ढांचे वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के विविध आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। धारा 30 में प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा की सलाह देना आवश्यक नहीं है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि RTE अधिनियम 2009 के अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा में शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि बोर्ड की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर देख रहे हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मूल अधिकार है?
तो किसी भी सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल में, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, सभी स्कूलों में या उत्तर नहीं देना चाहते। चौथा है सभी स्कूलों में, ये 5वां पॉइंट है, उत्तर देना नहीं चाहते। तो इसका सही उत्तर है सभी स्कूलों में एडमिशन लेने का या प्रवेश लेने का अधिकार है। तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है एक तरह से कहें बहुत ही विशेष है, जो कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और वे बच्चे जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके साथ साथ और भी बहुत से ध्यान रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार जो है 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ ऑप्शन सेकंड ठीक है। और इसकी डिटेल भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आरटीई अधिनियम 2009 के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थियों को कितने शिक्षक उपलब्ध मिलेंगे? तो इसका सही उत्तर है 3। जैसा कि डिटेल में बताया भी गया था, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुसार 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और जिसमें विद्यार्थियों का और शिक्षकों का अनुपात भी बताया गया है। शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र और शिक्षक अनुपात 30:1 का अर्थ है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कुल 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक अनुपात है। तो 30 के ऊपर के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो शिक्षक का अनुपात 60:2 होगा। इसलिए 60 से अधिक जितने भी, भले ही 2 विद्यार्थी ज़्यादा हों तो वहाँ 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या व आवश्यकता वस्तुओं की संख्या यहाँ पर दी गई है। 7 विद्यार्थी तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3 शिक्षक और 91 से 120 विद्यार्थियों पर 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 विद्यार्थी जहाँ पर होंगे वहाँ 5वां शिक्षक प्लस 1 प्रधान शिक्षक भी होगा। 200 छात्रों से अधिक होंगे तो प्रति 40 छात्र 1 शिक्षक और प्लस 1 प्रधान शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम देख रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया था? तो इसके बारे में हम देख चुके हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शिक्षक को कर्तव्य की भूमिका निभानी चाहिए? स्कूल में नियमितता और समय की पढ़ाई जारी रखें, पाठ्यक्रम संचालित एवं पूर्ण रखें, एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना, ये सब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर शिक्षा अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जबकि विशेष योग्यता वाले 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आरटीई जो है 2009 में कहा गया है कि धारा 23 की उपधारा 1 के तहत एक शिक्षक का अनुसरण किया जाएगा। स्कूल में नियमितता और समय की देखरेख बनाए रखें, संपूर्ण पाठ्यक्रम के संचालन और समापन में सम्मिलित किया हुआ समय, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और उनके अनुसार अतिरिक्त जानकारी का पालन करें। इसलिए हमारा ये निष्कर्ष है कि शिक्षकों द्वारा सभी निष्क्रियताओं को अपनाया, यानी कि जो निष्क्रियताएं हैं उन्हें दूर करने का उपाय भी अपनाया जाना चाहिए। निष्क्रियताओं को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा से यदि एक कक्षा में 61 से 90 विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार संविधान की क्या आवश्यकता होगी?
तो इसमें जो है क्या आवश्यकता होगी, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षक कितने होंगे। तो इसमें जो सही उत्तर है 3 शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, सरकार ने 4 अगस्त 2009 को RTE को अधिनियमित किया और जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार का प्रस्ताव दिया। विकलांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की दीक्षा दी गई थी। सरकार ने अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कक्षाओं में छात्र शिक्षक के अनुपात की परिकल्पना भी की। कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों के लिए 2 शिक्षकों को नामित किए जाए। तो इसमें दिए गए हैं 61 से 90 वर्ष, यानी कि 61 से 90 बच्चों के लिए 3 शिक्षक, 91 से 120 के लिए 4 शिक्षक और 121 से 200 के लिए 5 शिक्षक। इसमें साथ साथ प्लस प्रिंसिपल भी हैं। यदि 5 नामांकित बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो PTR प्रधान शिक्षक को इसमें आवश्यक है, प्रधान शिक्षक आवश्यक है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 3 शिक्षकों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है हो गया है, यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।